हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट जो भी मेरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, दैट वाज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें मैंने आपको कैसे अकाउंटिंग की जाती है उसके बारे में बताया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसमें कुछ आपको थ्योरेटिकल चीजें भी बताई थी, साथ में अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के साथ में आपको बताए थे मैंने अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो उसमें मेजरली आपको जो अकाउंट्स बनाने होते हैं वो होते हैं एक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। समटाइम्स आपको उसमें पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना होता है। ये 4 मेजर अकाउंट होते हैं, इसके अलावा नॉर्मली कोई अकाउंट नहीं बनाने होते, ठीक है। तो इन अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और 2 क्वेश्चंस भी आपको बुक से सॉल्व करके बताए थे। आज फिर उसी कंटिन्यूएशन में मैं आपको 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वो मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताते जा रहा हूँ और उसके बाद उसको सॉल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। एक सर्टेन डेट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उन्होंने फर्म को डिसाइड किया कि वो उसको बंद करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन थी। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट से आपको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जिसमें डेबिट साइड में आपको सारी असेट्स को लिखना है और कौन कौन सी असेट नहीं आएगी उनके बारे में बताया था। फिर उसके बाद आपको लायबिलिटीज लिखनी है क्रेडिट साइड में, और कौन कौन सी लायबिलिटीज आपको नहीं लिखनी है उसके बारे में बताया था। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि यहाँ पे ट्रांसफर होती है, बुक वैल्यू पर आपको ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर हमें एंट्री करती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू दे रखी है 52,000, मैंने उसको यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद दे रखा है स्टॉक दैट विल बी रिटर्न एट द सेम प्राइस। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट दे रखा है, वो भी हमें यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद दे रखे हैं डेटर्स। डेटर्स में यू हैव टू रिमेंबर कि इनर कॉलम में आपको डेटर्स की वैल्यू दे रखी है और उसमें से रिजर्व को लेस किया गया है, ठीक है। तो हमें जो डेटर्स की वैल्यू दे रखी थी ग्रॉस, वो डेबिट साइड में लिखनी होती है, और जो रिजर्व होता है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। मैंने वही यहाँ पर किया हुआ है। जो डेटर्स थे देवर 55,000, वो हमने यहाँ पर लिखे हैं डेटर्स के नाम से, और उसमें 5,000 जो लेस किया गया था रिजर्व के नाम पर, वो हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपको डेटर्स की जो नेट वैल्यू आउटर कॉलम में दे रखी है 50,000, वो नहीं लिखना है, बल्कि ग्रॉस वैल्यू इस तरफ लिखना है और नेट वैल्यू आपको इस तरफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड की जितनी भी चीजें होंगी जो आपको ट्रांसफर करनी है, ठीक है, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करनी है आपको क्रेडिट साइड में। तो यहां पर दे रखा है हमको सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को मैंने यहां पे ट्रांसफर किया हुआ। आफ्टर दैट वी आर गिवन एज लोन। ए इज अ पार्टनर, तो पार्टनर का जो लोन होता है वो अपने आप में इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है, इसलिए हम उसको यहां पर शो नहीं करते हैं, मतलब दैट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद दे रखा है रिजर्व फंड, जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस होते हैं, दे आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए रिजर्व को भी हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है जो कि इंटरनल लायबिलिटी होती है, वो कभी भी आपको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करने। आफ्टर दैट क्वेश्चन जो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद नीचे आपको अलग से इंफॉर्मेशन दी जाती है, विच असेट इज सोल्ड आउट एट व्हाट प्राइस एंड व्हाट इज द पेमेंट इज मेड टू द लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने दे रखा है स्टॉक एंड डेटर्स आर रियलाइज्ड एट ₹33,000 एंड 42,000। तो जो भी असेट्स हम कैश में बेचते हैं या नकद बेचते हैं, रियलाइज करते हैं, उनकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। असेट्स को पहले हम डेबिट साइड में लिखेंगे और उनको बेचने से जो प्राइस हमें रिकवर होती है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है स्टॉक को बेचने से 33,000 रियलाइज हुए हैं, डेटर्स से 42,000 रियलाइज हुए हैं, और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग को भी सेल आउट किया गया है जिससे हमें 40,000 रिकवर हुआ है, वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद दे रखा है कि बी अग्रीड टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी असेट को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो हम उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और यहां पर उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और जिस वैल्यू पर वो उस असेट को टेक ओवर करेगा, अग्रीड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, उस वैल्यू पर हम यहां पर एंट्री करेंगे। उसके बाद आती है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के बारे में।
तो जो लायबिलिटीज हैं ये आपकी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, इसका पेमेंट नहीं होता है। ये जो क्रेडिटर्स हैं इनका पेमेंट आपको करना होता है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपने कितना पेमेंट किया है तो आपको उतना ही पेमेंट डेबिट साइड पे डालना है। अगर क्वेश्चन में कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं की गई है कि क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया गया है तो यू हैव टू गिव फुल पेमेंट, ठीक है। बट इन आवर क्वेश्चंस वी आर गिवन कि क्रेडिटर्स आर पेड 10%, सॉरी 33,000 इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया गया है 33,000 का है, इसलिए यहां पे मैंने लिखा है टू बैंक, और टू बैंक में इधर कॉलम में 33,000 पेड टू क्रेडिटर्स। आफ्टर दैट एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी पेमेंट किया गया है जिसको आउटस्टैंडिंग के नाम से क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि बैलेंस शीट में नहीं थी। एनी लायबिलिटी पेड व्हिच इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट विल आल्सो बी शोन हियर एज पेमेंट, ठीक है। तो कोई भी असेट या कोई भी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं दे रखी है, इफ इट इज सोल्ड आउट और इट इज पेड, तो आपको उसकी एंट्री भी करनी होती है, ठीक है। तो यहां पर हमने एंट्री किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या पेमेंट जो भी थे वो यहाँ पे लिखे हैं। इन एडिशन टू दिस, अगर फर्म की तरफ से डिसोल्यूशन के कोई एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर शो करते हैं एक्सपेंसेस, जिसको आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, जो भी नाम दे रखा है वो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट सिंपली एक्सपेंस, और यहां पर आपने इनर कॉलम में उसको लिखा और टोटल आपने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब आप एक बार चेक कर लें कि क्या सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज हमने यहाँ पे दिखाई हैं। तो देखें लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक ये रहा स्टॉक, डेटर्स ये रहे डेटर्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ये रहा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब ऑल दी एसेट्स आर रियलाइज्ड, यहाँ पे कोई भी एसेट बाकी नहीं रह गई है। अगर कोई एसेट बाकी रह जाती है और उसके बारे में कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आपको उसको फुल वैल्यू पर यहाँ पे रियलाइज्ड में दिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से लायबिलिटीज के बारे में है कि हियर ओनली वन लायबिलिटी इज शो, ठीक है, तो उसका आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू शो द पेमेंट। तो यहां पे क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में उसने बता रखा है कि 33,000 का पेमेंट किया है तो वी विल शो 33,000। इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो लायबिलिटीज यहां पे शो नहीं की गई थी, इफ दे आर पेड, तो उसको भी हमने यहाँ पे दिखाया है। एक्सपेंसेस की एंट्री है वो भी हमने यहाँ पे दिखाई है। आफ्टर दिस ऑल द ट्रांजैक्शंस वी हैव रिकॉर्डेड, उसके बाद आपको दोनों साइड का टोटल करना है और फाइंड आउट करना है कि फाइनली असेट्स और लायबिलिटीज के रियलाइजेशन और डिसबर्समेंट पर या पेमेंट पर आपको फाइनली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 99% केसेस में डिसोल्यूशन में हमेशा लॉस होता है, हमेशा मतलब 99% केसेस में लॉस ही होता है। तो होपफुली कि आप पहले डेबिट साइड का टोटल लगाएं और उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल लगाएं और फिर डिफरेंस को फाइंड आउट करें। तो इन आवर क्वेश्चन डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस जो है वो लॉस आएगा विच इज ऑफ 57,600, ठीक है। ये जो लॉस है हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि 3:1 का रेशो दे रखा है। तो 3:1 के रेशो में इस अमाउंट को डिवाइड किया गया है, टोटल बाहर है, और अब इस तरीके से ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको आगे और भी अकाउंट्स बनाने के लिए कहे जाते हैं तो सबसे पहले आप बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे जो लोन अकाउंट आपको दे रखा है ए का, उसको आप बनाएंगे, उसमें से दो ही एंट्री आएगी। पहली एंट्री आएगी बैलेंस की और दूसरी एंट्री आएगी उसके पेमेंट की। तो पहले आप एज लोन अकाउंट हेडिंग डालेंगे, उसमें क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी लोन का अमाउंट आपको दे रखा है वो आप लिखेंगे, और डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैंक, और इस तरीके से लोन का पेमेंट करके उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल के बैलेंसेस जो कि क्रेडिट साइड में आते हैं। 99% क्रेडिट साइड में आते हैं। इन केस अगर किसी पार्टनर का बैलेंस आपको डेबिट में दे रखा है तो उसको आपको डेबिट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में अगर बैलेंसेस दे रखे हैं तो वो क्रेडिट में जाएंगे, और अगर असेट साइड में किसी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी साइड से जो रिजर्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे,
रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए थे, दे हैव टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसको आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय रिजर्व। ओके, उसके बाद यहां पर किसी पार्टनर ने कोई असेट टेक ओवर कर रखी है, ये इस जगह कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिट में आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट इन अकाउंट ऑफ बीज कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद जो ये रियलाइजेशन का लॉस हो रहा है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, एंड यू विल फाइंड द बैलेंसेस। वो जो बैलेंसेस हैं वो कैरी नहीं किए जाएंगे बल्कि उनको पेमेंट कर दिया जाएगा, और वहां पे हम टू बैंक लिख के उन सब अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, जो जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वहां पे उनको उतना पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर आप बनाएंगे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में अपोजिट साइड में एंट्री डाल के आप इसको बना सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि कैश अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन में चूंकि उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था, इसलिए मैंने सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे बनाया है, बाकी के अकाउंट आप खुद बना के कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आपको असेट्स दे रखी हैं, असेट साइड में 4 असेट्स हैं जिसमें से एक बैंक बैलेंस है जो कि यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, बाकी के जितने भी असेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किए हुए हैं। मशीनरी 90,000, प्लांट 1 लाख एंड डेटर्स 25,000। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं जो कि यहाँ ट्रांसफर नहीं होते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं, और उसके बाद दे रखा है पार्टनर्स लोन अकाउंट जो कि यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नीचे इंफॉर्मेशन पर कि किस असेट के बदले में कितना पैसा हमें रियलाइज हुआ है और किस लायबिलिटी को हमने कितने अमाउंट पर पे किया है। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो मशीनरी है उसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 20% कम पर रियलाइज हुई है। मशीनरी है 90,000 की, इसमें से 20% कम करके जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक मशीनरी के नाम से 72,000। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो आपका प्लांट है दैट रियलाइज्ड 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो इसका 10% कम करके 90,000 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक के कॉलम में। और उसके बाद डेटर्स से जो अमाउंट रियलाइज हुआ है वो आपको डायरेक्टली अमाउंट दे रखा है कि 25,000 के डेटर्स के बदले में आपको सिर्फ 20,000 ही रियलाइज हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है 20,000। उसके बाद दे रखा है कि जो क्रेडिटर्स हैं दे वर आल्सो पेड एट 10% डिस्काउंट, तो क्रेडिटर्स का जो पेमेंट होगा 30,000 में से 10% माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसका पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स का 30,000 में से 10% 3,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच रही है वो है 27,000, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और साथ में रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी गिवन है तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखे 5,000। उसके बाद मैंने दोनों तरफ का टोटल किया है, और टोटल में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो अगेन यहाँ पर लॉस है, तो उस लॉस को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिवाइड किया हुआ है जो कि इक्वल रेशियो है, उस रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करके लिखा हुआ, ठीक है। और अब मैं इसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो स्पेशल चीज है वो ये है कि वो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको पूरा रब कर रहा हूं और फिर इसको पूरा आपको बना के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आपको बैलेंस शीट बना के नहीं दे रखी है, तो उसमें पहले आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहां पे पहले वो बना रहा हूं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट मेमोरेंडम नाम दिया है इसका। अब कुल मिला के ये बैलेंस शीट ही है, बट चूंकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है इसलिए हम इसको मेमोरेंडम बेसिस पर बना रहे हैं कि यहां कोई मिसिंग फिगर है तो उसको फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले यहां पर ये हमारा लायबिलिटी साइड है, ये उनका अमाउंट है
फिर ये असेट्स और ये असेट्स का अमाउंट। क्वेश्चन जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, अशोक और किशोर दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ओके, दे अग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म, द असेट्स अदर देन कैश ऑफ ₹2000, मतलब 2000 रुपए की कैश के अलावा इन्होंने बाकी असेट्स को बेचा है जिनको बेचकर मिला है 1,10,000 रुपया। तो यहाँ पे ये तो हमें नजर आ रहा है कि असेट्स को बेचा कितने में गया है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि वो असेट्स थी कितने की। The liabilities and other particulars on that date of the firm were as under। सबसे पहले आपको देखते हैं क्रेडिटर्स, तो हम लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 40,000, तो यहां पे हमने डाल दिया 40,000। आफ्टर दिस हमें दे रखा है अशोक्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, तो एज कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा, तो ए की कैपिटल में जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, वो है 1 लाख रुपीस का, तो यहां पे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मतलब लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और उसके बाद जो दूसरा पार्टनर है किशोर, उसकी कैपिटल जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो यहां पर हम लिखेंगे इस तरफ केस कैपिटल, क्योंकि उसका जो बैलेंस है वो अपने आप में नेगेटिव बैलेंस है, और वो अमाउंट दे रखी है आपको 10,000, तो हमने यहां पे 10,000 लिख दिया। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो दे रखी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो दैट विल आल्सो बी रिटन ऑन दिस साइड, तो P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस जो भी होते हैं वो असेट साइड में आते हैं, हमने यहां पर लिखा इसको 8,000, तो ये 8,000 लिखा। इसके बाद दे रखा है आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंस का बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इसके बाद दे रखे क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, तो ये पेमेंट की इंफॉर्मेशन है, क्रेडिटर्स हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, मतलब जो पेमेंट हम दिखाएंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। उसके बाद बोल रखा है आपको प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अब पहले बैलेंस शीट को हम देखें कि जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो पहले में आकर टोटल लगाएं 1,40,000, और यहां पर भी हम लिखते हैं 1,40,000, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल हमेशा इक्वल होती है। यहां पर हम लिखेंगे सन्ड्री असेट्स, क्योंकि जो असेट्स बेची गई थी उन असेट्स की बुक वैल्यू कितनी थी वो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, वही वैल्यू हम यहां पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के निकालेंगे। तो 140 में से हमने माइनस किया 18,000, तो ये आया 1,22,000। दिस इज आवर असेट, जिसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब ये असेट हम यहां लेकर आएंगे, तो यहां लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स, हाँ, यहां बैलेंस शीट में मेरे हिसाब से गलती हुई है, वो मैं आपको बताता हूं कि ये जो गलती है, कैश बैलेंस आपको और दे रखा था, तो वो मैंने यहां पे नहीं लिख पाया हूं, वो मुझसे मिस हुआ, मैं यहां पे लिख रहा हूं फिर से उसको, कि यहां पर हमने लिखा कैश 2,000, और उसके बाद सन्ड्री असेट्स, ये आएंगी हमारी बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 की, जो यहां पर मैंने लिखा, और टोटल किया हमने इसका, तो ये हो गया हमारा 1,40,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 1,20,000। क्रेडिटर्स को हम यहां पर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, जो कि 40,000 के हैं। उसके बाद ये जो असेट्स बेची गई हैं इनके बारे में लिखा था असेट्स वर रियलाइज्ड, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश, ठीक है। और असेट्स बेच के हमें जो पैसा मिला है वो है 1,10,000, 1,10,000,
क्रेडिटर्स को जो हमने पेमेंट किया है उसकी एंट्री यहां पर आएगी, तो टू बैंक, यहां पर क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया है उसकी अमाउंट लिखते हैं हम, जो कि क्वेश्चन में आपको बता रखी थी। क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया गया है वो है 38,000 का, तो हमने यहां लिखा 38,000। इसके अलावा एक्सपेंसेस भी उन्होंने इनकर किए थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो है 1,000। तो टोटल हमारा पेमेंट है 39,000 का, राइट। और अब हम डिफरेंस निकालेंगे कि हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है या फाइनली लॉस हुआ है। तो यहां का टोटल आ रहा है 1,59,000, यहां का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,50,000। तो 9,000 का हमें लॉस हुआ है यहां पर बाय लॉस ट्रांसफर, और जो दो पार्टनर हैं ए एंड के, इनमें हम 9,000 को डिवाइड कर देंगे, जो कि 2250 6750, इस तरीके से ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम टोटल लगा देंगे 1,59,000 एंड 1,59,000। इस तरीके से ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए कहे जाते हैं तो आप बना सकते हैं। इसी पैटर्न के कुछ और क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, वो दोनों सेम इसी पैटर्न के हैं, जिसमें आपको पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है और उसके बाद आपको रियलाइजेशन अकाउंट और बाकी के जो भी अकाउंट बनाने के लिए कहे जाएंगे वो आपको बनाने हैं।